बीस्ट यूट्यूब का सबसे बड़ा यूट्यूबर जो इस दुनिया में पूरी यूट्यूब पर राज कर रहा है फिलहाल इस टाइम पे, और उसके यूट्यूब चैनल पर 485 मिलियन सब्सक्राइबर है गाइस। तो आज हम उनके सेम कॉपी इंडिया में देखने वाले कौन कौन बंदे उनके ट्रेंड उनके कंटेंट को फॉलो करते हुए अपनी वीडियो बनाते हैं और उनके अच्छे से अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लाइक जैसे आयुष भंडारी, बुकरा इंसान, निशु तिवारी, ऐसे बहुत सारे हैं। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है द रियल रिकॉन को। पिछली बार मैंने रूबिकॉन बोल दिया था, बस भाई को बुरा लगा, इसलिए द रियल रिकॉन को। तो हम वीडियो को स्टार्ट। इंडिया में 900 मिलियन से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। यहाँ तक कि इंडिया में ही कई सारे दुनिया के बड़े क्रिएटर्स भी हैं जिनके पास उनकी ऑडियंस का सपोर्ट भी है और यहाँ तक कि इनके पास बड़े नंबर्स भी हैं। पर इसी चीज पर एक सवाल यही आता है, इतना सब होने के बाद आता हूँ, सबसे ज्यादा बड़े नंबर्स तो मेरे पास है। मेरे पास स्टार्टिंग में 0 और एंड में 8। यार सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, तुम 8 सब्सक्राइब करो यार। इस वीडियो के बाद मेरे को नहीं पता 10 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए और कम से कम इस वीडियो पे 1K व्यूज, रुकना नहीं चाहिए। Why don't we have our own version of Mr. Beast? क्या यहाँ पर टैलेंट की कमी है, पैसे की कमी है, या फिर बात कुछ और ही है? सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, इंडिया में ऐसे क्रिएटर्स नहीं है, ऐसा तो बोल नहीं सकते। कई सारे क्रिएटर्स हैं जैसे कि आयुष भंडारी, सार्थक सचदेवा, निशु तिवारी, मिस्टर इंडियन हैकर, और भी ऐसे कई सारे क्रिएटर्स हैं। और ये सारे क्रिएटर्स मिस्टर बीस्ट स्टाइल का कंटेंट बना भी रहे हैं, उनको अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम कोई ट्राई नहीं करने वाली नहीं है, क्योंकि जब हम इंडिया का मिस्टर बीस्ट बोलते हैं तो हम सिर्फ चैलेंज वीडियोस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल लेवल बजट्स की, मिलियंस ऑफ कंसिस्टेंट व्यूज। ये बात देखो, ये बात अभी तक मैंने भी नहीं कही थी। जो मिस्टर बीस्ट है वो इतना स्पेंड करता है अपनी वीडियो में जितना एक बंदा कम से कम 5 साल या 2 साल की तो खा ही लेगा आराम से, घर बैठे। वो भी इतना अपनी वीडियो का स्पेंड करता है, पर उससे कई सारी चीजों की आज टाइम पर कई सारे क्रिएटर्स उस लेवल तक पहुंचना तो चाह रहे हैं पर वो पहुंच नहीं पाएंगे। आओ तुम्हें समझाता हूं। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि इंडिया का मिस्टर बीस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर टैलेंट नहीं है, तो तुम शायद एकदम गलत सोच रहे हो, क्योंकि असली रीजन है पैसा। क्या यूट्यूबर्स पैसा कमा पा रहे हैं? कमाते हैं यार, यूट्यूबर्स से ज्यादा कोई पैसा नहीं कमाता। समझाता हूँ। देखो, यूएस के अंदर जनरल एंटरटेनमेंट नीश के अंदर सीपीएम होता है $15 से लेकर $40, और ये सीपीएम वहाँ के हर ऑडियंस के हिसाब से और वहाँ के हर कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट होता है। मतलब वहाँ पर तुम्हें एडवर्टाइजर 1000 व्यूज के लिए बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन तुम यही चीज अब इंडिया में देखो, यहाँ पर जनरल एंटरटेनमेंट नीश का सीपीएम होता है $0.50 से लेकर $4 तक। और अब तुम यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि हम आखिर सीपीएम की बात कर रहे हैं। देखो, सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, जो ये बताता है कि एडवर्टाइजर्स कितना पे करने को रेडी है 1000 व्यूज के लिए। और आरपीएम का मतलब होता है रेवेन्यू पर 1000, जो कि एक्चुअल में क्रिएटर को मिलता है। और भाई आरपीएम के अंदर यूट्यूब का भी कट माइनस होता है। अब सोच लो भाई, जो मैंने जो बताया था गाइस, आरपीएम में भी यूट्यूब का कट होता है डॉलर जैसे चैलेंजेस की, तो वो भाई सिर्फ क्रिएटिविटी से बिल्कुल नहीं बन सकते, उसके अंदर और भी चीजें इंक्लूड होती है। अब तुम इमेजिन करो, तुम एक यूएस के क्रिएटर हो और तुम्हें वहां पर 10 मिलियन व्यूज मिलते हैं एट $20 का सीपीएम, तो तुम वहां पर रफली $2 लाख बना दोगे, वो भी सिर्फ एड से। अब तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास इंडिया में 10 मिलियन होते हैं एट $2 का सीपीएम, तो वो अराउंड $20,000 होता है। ये नंबर भी इतना ज्यादा बुरा नहीं है, पर तुम्हें यहाँ पर सेम व्यूज के ऊपर 10 गुना का डिफरेंस दिख रहा है, और ये बात तो सिर्फ ब्रांड डील्स के बिना है। वीडियोस के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी वीडियो वर्क करेगी, उसी पे पैसा लगाते हैं। क्योंकि इंडिया में जैसे मैंने एड रेट स्टार्ट में ही बता दिया, एक वीडियो जिसके ऊपर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो, आप 2 मिलियन व्यूज भी लोगे तो भी आप सिर्फ 40,000 रुपए कमा पाओगे, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ ब्रांड डील ऑन इट। तो प्रॉफिट नहीं है तो लॉस हो रहा है। यहाँ तक कि यूएस में तो भाई ब्रांड्स के पास भी बहुत ज्यादा मैसिव ये तो दिक्कत है कि वहाँ पर बंद। तो गाइस मैं भी वैसे नहीं लगाया करूंगा अपने कंटेंट में। इसके मैंने 150 रुपए दिए हैं, इसके भी 150 रुपए मैं यूट्यूब से निकाल लूंगा। सब्सक्राइब कर दो बस, बहुत ज्यादा कॉमन है। इंडिया में भी ये चीजें बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, पर स्टिल अभी भी बजट बहुत ज्यादा टाइट है। क्योंकि यहाँ पर अगर तुम कंपैरिजन में देखो तो यहाँ पर ब्रांड्स के पास बजट थोड़ा सा कम होता है, और यहाँ तक कि यहाँ पर कैंपेन वाली डील्स बहुत ज्यादा चलती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि इंडिया में क्रिएटर्स के पास वापस से री इन्वेस्ट करने के लिए इतना बड़ा प्रेडिक्टेबल अमाउंट बिल्कुल नहीं होता है। और भाई बड़े बड़े चैलेंज वीडियोस एक वायरल वीडियो से तो भाई बिल्कुल नहीं बनने वाले। तुम्हें उसके लिए एक बड़ा कैश फ्लो चाहिए होता है, जो कि तुम्हारे पास बार बार आए। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इंडिया में क्रिएटर्स वीक है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मिस्टर बीस्ट का एक सिंपल सा माइंडसेट है कि वो जितना पैसा कमाता है वो उतना ही अगली वीडियो के अंदर 80 से 90% वापस डाल देता है। वो यूट्यूब को कभी एज अ हॉबी ट्रीट करता ही नहीं, वो अपने प्रोडक्शन को बिजनेस की तरह ट्रीट करता है। I was offered $5 grand for a video, but this was when I was like 19, and it was so much money. It's like, Mom, look, and I was like, double it, and I'll walk outside and I'll give it to a homeless person, and they're like, no, you won't. And I was like,
double it. And I was like pacing around my neighborhood for 3 hours convincing this guy, like on the phone, just double the money. I promise the video will go viral and I'll give it to homeless friends. I was like, $10,000 just looks better in a title. It'll get more views. I promise your app will do better. यहाँ तक कि उनकी टीम बहुत ज्यादा बड़ी है, उनके पास फुल टाइम राइटर्स हैं, उनके पास खुद के एनालिसिस है जो कि चेक करते हैं कि उनकी वीडियो ये चलेगी या फिर नहीं, थंबनेल कैसा होना चाहिए, टाइटल कैसा होना चाहिए, यहाँ तक कि उनके पास वो अपनी हर एक वीडियो को एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट की तरह एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर ये जानते हैं कि इंडिया में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर सारे क्रिएटर्स का ऑलमोस्ट सेम ही माइंडसेट है कि स्टेबल इनकम चाहिए, और ये भाई बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इंडिया में क्रिएटर्स के ऊपर एक फैमिली का प्रेशर भी होता है। पहले से तो भाई बात है, देखो मैं बता देता हूँ, इनकम जैसे महीने में 50,000 आ रहे तो इससे टूटना नहीं चाहिए, इससे ऊपर हो जाए तो ठीक है, इससे कम नहीं आने चाहिए यार। यूट्यूब से इतना रहता है सब परिवार का, इसके ऊपर कोई रिस्क क्यों ही लेगा। अगर मान लो किसी क्रिएटर ने 10 से 15 लाख रुपए कमा लिए तो उसका माइंडसेट यही होगा कि भाई इसे सिक्योर करते हैं, इससे घर लो या फिर इसे कहीं इन्वेस्ट करो या फिर इससे स्टेबल इनकम बनाओ। लेकिन यूएस में ये सीन बिल्कुल उल्टा है, वहां पर क्रिएटर्स एग्रेसिवली स्केल करते हैं इवन एट द रिस्क ऑफ गोइंग ब्रोक। इंडिया में क्रिएटर्स लिटरली सिर्फ सेफ गेम ही खेलते हैं। काफी सारे क्रिएटर्स इस फॉर्मूला को फॉलो करते भी हैं, जहां पर वो अपना पूरा पैसा वापस से री इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो इस फॉर्मूला को ज्यादा लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर सकते। जैसे सार्थक ने अपने पॉडकास्ट के अंदर ये बोला था, मैंने आईपीएल पे एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने 1 रुपए से 1 लाख तक की हर टिकट खरीदी। करेक्ट। उसमें सबसे ज्यादा खर्चा हो गया था, और तब मेरा माइंडसेट थोड़ा ऐसा था मिस्टर बीस्ट वाला कि री इन्वेस्ट ऑल दैट यू अर्न। और यहाँ तक कि इंडिया में क्रिएटर्स ज्यादातर सोलो गेम ही खेलना चाहते हैं, वो टीम पर फोकस ही करते हैं, और ये इंडिया में क्रिएटर्स का एक बहुत बड़ा डाउन साइड है। मैं भी ये चीज बहुत टाइम से कर रहा था, लेकिन ये चीज तुम्हें जस्ट पीछे खींचती है और तुम्हें एक स्टेज पे पहुंचने के बाद भाई टीम बनानी ही पड़ती है, वरना तुम भूल जाओ कि तुम इस कंटेंट गेम के अंदर ज्यादा दिन सर्वाइव करने वाले हो। मिस्टर बीस्ट तो भाई प्योर एक कंपनी की तरह चल रहा है, वहीं पर यहीं पर मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इंडिया में ऑडियंस कंसिस्टेंटली $1 मिलियन जैसे चैलेंज को या फिर बोल सकते हो चैलेंज वीडियोस को कंटिन्यूअसली ऐसे सपोर्ट करेगी, या सिर्फ वो तुम्हारी एक शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के लिए था। देखो हर कंट्री का ऑडियंस का बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। यूएस में ऑडियंस की स्पेंडिंग पावर बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि वहाँ की ऑडियंस एंटरटेनमेंट को ऐसे टाइम पास से समझती है, वो उनकी लाइफ में एक डेली एंटरटेनमेंट को टाइम पास समझना ही नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट एक फन प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए पे कर, और यहाँ तक कि बड़े बजट वाली वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, पर यहाँ पर कुछ टीयर्स में ऑडियंस डिवाइडेड है। यहाँ पर नो डाउट ऑडियंस बहुत ज्यादा इमेसिव है, यहाँ तक कि तुम्हें नंबर्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं, पर यहाँ पर ऑडियंस के स्पेंडिंग पावर बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर इंडिया में मास ऑडियंस रिलेटिबिलिटी ज्यादा प्रीफर करती है, और यहाँ तक कि इंडिया में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का कंजप्शन बहुत ज्यादा है। सबको यहाँ पर बस क्विक एंटरटेनमेंट चाहिए। और बात रही यहाँ पर बड़े बड़े चैलेंज वीडियोस की, देन भाई उसे बार बार चलाते रहते हैं, कोई नहीं देखता यार, उस पे ऐड वगैरह भी आता है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई इंडिया की ऑडियंस क्वालिटी नहीं चाहती, हमको भी क्वालिटी चाहिए भाई, हम भी इंसान ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रेफरेंस डिफरेंट है। इसलिए तुमने देखा होगा कि इंडिया में इस टाइप के कंटेंट का स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे ₹1 वर्सेस 1 लाख रुपीज आईपीएल टिकट्स, आस्किंग यूट्यूबर्स फॉर देयर हाउस टूर्स, इंडियाज मोस्ट controversial food stalls, I explored abandoned locations from my childhood। और ये टॉपिक्स भी काफी ज्यादा यूनिक है और यहाँ की ऑडियंस के हिसाब से डिजाइंड है, पर लोग अक्सर यहाँ पर सिर्फ प्राइस अमाउंट को देखते हैं, जैसे कि 100 people who survives in this circle win this X amount, private island survivor who wins gets this X amount। पर यहाँ पर असली गेम प्राइस मनी का नहीं होता, असली गेम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। मिस्टर बीस्ट के अंदर जो होता है या फिर तुम एक वेयर हाउस से नहीं बना सकते, उसके लिए तुम्हारे पास होना चाहिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ तक कि तुम्हें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें बार बार कंसिस्टेंटली वही चीज करने पर मजबूर करे। और यहाँ पर इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर परमानेंटली बिल्ड नहीं हो सकते। क्या हर वीडियो के लिए तुम्हारे पास उतना ही प्रोडक्शन है जितना कि तुमने पहले लगाया था? क्या तुम्हारे पास डेडिकेटेड लोग हैं जो कि तुम्हारे वीडियोस के लिए काम करेंगे, या तुम हर वीडियो के लिए एक टेम्परेरी सेटअप क्रिएट कर सकते हो? और यहाँ पर एक बंदा इस स्केल पर काम कर भी रहा है, वो है मिस्टर इंडियन हैकर, क्योंकि उनके पास खुद की जमीन है, खुद का ही प्रोडक्शन है और उनके पास बहुत बड़ी टीम है खुद की। पर उनके भी टॉपिक्स में तुम्हें एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। यहाँ तक कि यहाँ पर रिलायबल स्पॉन्सर्स, हाई ब्रांड ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और एक स्टेबल कैश फ्लो, ये सारी चीजें कंसिस्टेंटली अलाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल अपने टैलेंट की मदद से मिस्टर बीस्ट जैसा कंटेंट बना सकते हो, लेकिन मिस्टर बीस्ट लेवल का एम्पायर बनाना इट्स लिटरली नॉट पॉसिबल एट ऑल। अभी के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मिस्टर बीस्ट को सिर्फ एक यूट्यूबर समझते हो, देन भाई तुम एक सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हो, क्योंकि मिस्टर बीस्ट एड रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी है ही नहीं। उस बंदे के पास लिटरली अपने खुद के उस लेवल पर जाने के बाद, अभी मैं गाइस जो बात बोल रहा था खुद का, उसके पास पूरा ब्रांड है फीस्टेबल्स, तो यार वो कुछ भी कर सकता है मिस्टर बीस्ट, जैसे कि फीस्टेबल्स, मिस्टर बीस्ट बर्गर, और यहाँ तक कि मैसिव ब्रांड इंटीग्रेशन, और ऊपर से इसी वजह से ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो यूट्यूब को जस्ट एज अ टूल यूज करते हैं, उनका मेन चीज है बिजनेस। और इसलिए तुम्हें अगर पैशन को बिजनेस बनाना है, ये तुम मिस्टर बीस्ट से सीखो। और इसलिए जब क्रिएटर के पास खुद का बिजनेस होता है, तो वो सिर्फ व्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो अपनी वीडियोस बनाता है और साथ में अपने ही प्रोडक्ट को उस वीडियोस के अंदर पुश करता है, ताकि उसका रेवेन्यू डबल हो सके। फिर जब इतना ज्यादा रेवेन्यू बनता है, तो उसको वो आराम से अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डाल सकते हैं।
यार वो उसमें से बचा भी सकता है। सिचुएशन को देखो, यहाँ पर ब्रांड डील्स हो रहे हैं, स्पॉन्सरशिप्स आते हैं और उससे क्रिएटर्स अर्न करते हैं और यहाँ पर मेजोरिटी रेवेन्यू का सोर्स ऐसे ही दिखाई देता है। यहाँ तक कि यहाँ पर भी कई सारे यूट्यूबर्स क्रिएटर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पर उन्हें यहाँ पर ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता जैसा कि वहां पर मिलता है। और अगर तुम्हें अपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स को सेल करवाना है तो उसके लिए तुम्हें एक अलग टियर की ऑडियंस को टारगेट करना ही होगा और तब जाकर तुम्हें एक बंच ऑफ ऑडियंस मिलेगी जो कि उसे खरीदेगी। तो यहाँ पर एक क्रिएटर बिजनेस को चलाना प्रॉफिटेबल तो है, पर तुम यहाँ पर पूरी सेट ऑफ ऑडियंस को यूटिलाइज नहीं कर सकते। इवन तुम शायद इस बात से बहुत ज्यादा डिसएग्री करोगे, लेकिन पहले क्रिएटर्स के पास यहाँ पर बैटिंग एप्स थे जिसको प्रमोट करके वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते थे और वो काइंड ऑफ उनका एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ही था। बट जब से के ऊपर बैन लगा है, तुमने देखा होगा कि काफी क्रिएटर्स YouTube को ही छोड़ चुके हैं क्योंकि इट्स लिटरली इम्पॉसिबल टू सर्वाइव अगर उन्हें स्पॉन्सर नहीं मिला तो। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम ये बताओ कि मिस्टर बीस्ट किस ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहा है, अमेरिका के लिए या फिर दुनिया के लिए? आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है कि वो दुनिया के लिए वीडियोस बना रहा है। उसका कंटेंट बहुत ज्यादा सिंपल है, यहाँ तक कि वो इंग्लिश में होता है जिसमें वो विजुअल स्टोरी टेलिंग करके उसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। यहाँ कल्चरल बैरियर भी बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए यूएसए के अंदर भी चलते हैं, यूरोप में भी चलते हैं, एशिया में भी चलते हैं और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका में भी। और जब तुम्हारे पास ऑडियंस ग्लोबल होती है तो भाई तुम्हारा रेवेन्यू भी भाई ग्लोबल हो जाता है, तुम्हारा सीपीएम हायर रीजन से भी आता है, तुम्हें ब्रांड डील्स भी भाई इंटरनेशनल मिलते हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट्स भी वर्ल्ड वाइड सेल होते हैं। अब यहाँ पर हमारे क्रिएटर्स के साथ क्या होता है, तुमने देखा होगा कि मोस्ट चैलेंजेस वीडियोस इंडिया फोकस्ड होते हैं, मोस्टली ऑडियंस हिंदी स्पीकिंग है और यहाँ तक कि पूरे वीडियो का कॉन्टेक्स्ट भी इंडिया के लिए बनाया गया होता है और जिस वजह से ब्रांड्स भी भाई तुम्हें इंडिया के ही मिलेंगे। और अगेन मैं ये चीज गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसे स्केल करना नेचुरली बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को, लेकिन मिस्टर बीस्ट टारगेट कर रहा है 8 बिलियन पॉपुलेशन को। अब पूरी 8 बिलियन पॉपुलेशन तो इंटरनेट चलाती नहीं है, लेकिन उसका आधा भी मान लो तो भी भाई बहुत बड़ा स्केल हो गया है तो। और यही तो डिफरेंस भाई बहुत बड़ा है। और यहाँ तक कि तुमने देखा होगा कि मिस्टर बीस्ट अपने कंटेंट को डब भी करना स्टार्ट कर दिया, अभी के टाइम लैंग्वेज बैरियर तो भाई बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब तुम लोग ये बताओ कि इंडिया में ऐसे कितने क्रिएटर्स जो कि एग्रेसिवली डबिंग को पुश कर रहे हैं, कितने सारे क्रिएटर्स जो कि ग्लोबली खेलना चाह रहे हैं, कितने सारे ऐसे क्रिएटर्स जो कि अपने थंबनेल्स को ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि वो ग्लोबली चले। शायद तुम्हें इसका आंसर ऑलमोस्ट ना के बराबर ही मिले। कुछ नाम है लेकिन वो सिर्फ कुछ ही है और यही तो पोजिशनिंग डिफरेंस है। इंडिया में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन सिर्फ रीजनल डोमिनेंस ही हो रहा है और मिस्टर बीस्ट रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल डोमिनेंस टारगेट कर रहा है। और तुम्हें पता है कि मार्केट जब बड़ा होता है तो बढ़ जाता है, इसलिए तुम अपने वीडियोस के अंदर रीइन्वेस्ट ज्यादा कर पाते हो। आयरल कंटेंट स्टेज पर है, बस उस लेवल पर चीजों को ले जाने के लिए कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसका कंक्लूजन हुआ कि इंडिया पीछे है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो मैंने कंपैरिजन के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया। मैंने ये वीडियो ये समझाने के लिए बनाया है कि मे बी इंडिया का मिस्टर बीस्ट जैसा हो भी ना, मे बी इंडिया का वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। व्हाट इफ इंडिया का एक बड़ा क्रिएटर मिस्टर बीस्ट जैसे चैलेंजेस वीडियो बनाएगा ही नहीं, वो क्या बनाएगा और नीचे हो और वो इतना पैसा लग जाएगा। क्रिएटर कौन होगा वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। क्या पता भाई सौरव जोशी भी मिस्टर बीस्ट बन जाए। अगला जो मिस्टर बीस्ट बन सकता है वो शायद मेरे को सब्सक्राइब कर देना, क्या पता अगला मिस्टर बीस्ट मैं बन जाऊं इंडिया का। तो बाय गाइस।